बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 14 जून पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 197। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। एक तो बात करनी है सदर ट्रंप के ऐलान की, जो उन्होंने ईरान अमेरिका की डील के बारे में किया है और कहा है कि आज ही इतवार वाले दिन ही इस पर साइन होंगे। ईरान का भी इस पर जवाब आया, लेकिन वो मुख्तलिफ है। उसके बाद कश्मीर की कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। रावला कोर्ट के अंदर बड़ी तादाद में इस वक्त मुजाहरीन भी मौजूद हैं और उन पर बार बार ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो MPAs हैं वो अब वीडियो जारी कर रहे हैं हल्फ लेते हुए कि वो सुहेल अफरीदी के साथ तकरीबन खड़े नहीं होंगे। ये सब कुछ क्या है, इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं जो शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया अमेरिका के हफ्ते वाले दिन, और वो ट्वीट जो हफ्ते वाले दिन उन्होंने किया अमेरिका में, उसमें उन्होंने लिखा कि कल इतवार, जो कि आज बनता है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, ये ईरान और अमेरिका की डील पर साइन हो जाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद दोबारा चहमगोइयाँ शुरू हुई उन्हीं 14 निकात के ऊपर, जो आपको याद होगा कि ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के साथ मंसूब किया जा रहा था कि वो 14 पॉइंट जो मुसवदे के हैं उन्होंने मीडिया में रिपोर्ट कर दिए या लीक कर दिए। अब याद कीजिए कि उस पर अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो 14 पॉइंट्स नहीं हैं, ये मंदरजात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो 14 पॉइंट सारे के सारे ईरान की ज़्यादा फेवर में जाते हैं। अब एक बार फिर उस पर बातचीत शुरू हो गई कि क्या उन्हीं निकात के ऊपर ये डील हो रही है या मुख्तलिफ डील हो रही है। बहरहाल अभी ये बातचीत चली रही थी सदर ट्रंप के इस ट्वीट की कि इतवार वाले दिन ये सब कुछ हो जाएगा। तो फौरी तौर पर अर्दली साहब का भी एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल क्लोज हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर डील जो है उस पर सिग्नेचर हो जाएंगे। इन्होंने भी इसी तरफ इशारा दिया, अर्दली साहब ने भी, कि इतवार वाले दिन ही सिग्नेचर जो हैं वो हो जाएंगे। अभी इनकी बातचीत चल रही थी तो मोहसिन नकवी साहब ने आकर इसमें बातचीत शुरू की और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म जो अर्दली हैं वो और फील्ड मार्शल जो हैं फॉर्म 47 के वो करेंगे और ये डील जो है बहुत जल्द साइन हो जाएगी। उन्होंने कोई 24 घंटे नहीं दिए, लेकिन ये कहा कि बहुत जल्द जो है वो डील साइन हो जाएगी। और इसमें एक बयान दिया कि अगले 24 घंटे में बड़ी ही अहम पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के है। अब ये तो आ गया पाकिस्तान से, दो ऐलान हो गए पाकिस्तान से, एक मोहसिन नकवी की तरफ से, दूसरा अर्दली साहब की तरफ से, और तीसरा ट्रंप साहब ने खुद ये ऐलान किया कि इतवार वाले दिन डील साइन होगी। फिर जो हरमुज लेटर हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि ईरान अब ये कह रहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इतवार वाले दिन कोई डील साइन नहीं हो रही। हाँ, डील के हम करीब पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि सिग्नेचर किस दिन होने हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ईरान ये कहता है कि क्योंकि कल, मतलब आज के दिन, सदर ट्रंप की गालिबन बर्थडे है, सालगिरह है, और वो ये डील ऐन उस दिन साइन करना चाहते हैं ताकि मीडिया के अंदर वो इसको बड़ा बना सकें और दिखाएं कि उन्होंने अपनी सालगिरह के दिन ये सब कुछ अचीव किया है। तो ईरान की तरफ से जो रिपोर्ट इस वक्त किया जा रहा है, फार्स न्यूज़ एजेंसी जो है वो ये कह रही है और कह रही है कि ईरान ने फैसला किया कि वो किसी सूरत भी ये मीडिया मनूवरिंग जो बयानिया की है वो उन्हें नहीं करने देंगे और कल वो ये डील साइन शायद नहीं करेंगे। अभी इसमें हतमी क्या है किसी को कुछ पता नहीं। फास्ट न्यूज़ एजेंसी का ये दावा जो है वो अगले चंद घंटे में पता चल जाएगा दुरुस्त है या नहीं। बहरहाल ये तो तय है कि डील खासी हद तक हो गई है। वो अब इतवार वाले दिन साइन हो जाए या पीर वाले दिन हो जाए या मंगल हो जाए या 2 दिन बाद हो जाए या पहले हो जाए, लेकिन ये तो तय हो गया कि अब डील जो है उस पर साइन हो जाएंगे। लेकिन उस पर मुतफरक किस्म के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा। ख्वाजा आसिफ, जो आजकल आपको पता है उन्हें खासी डांट पड़ी थी पिछले दिनों इसराइल के बारे में, उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे जो बाद में डिलीट करवाए गए थे उनसे, जाहिर है फील्ड मार्शल वगैरह ने डिलीट करवाए थे। अब वो अच्छे बच्चे बने हैं। उन्होंने इस वक्त एक बाइबल से कोट जो है वो शेयर किया है, और पहले वो ज़रा इस्लाम की बात बड़ी करते थे जब वो इसराइल के बारे में बात करते थे। अब उन्होंने मेरा ख्याल पूरी तरह से तौबा की है इस बात के ऊपर कि मैंने वैसे ट्वीट नहीं करने, और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाइबल सेज ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, और उन्होंने मैथ्यू 5.9 हवाला दे रहे हैं वो बाइबल में से, कि बाइबल की फ़लाँ जो वर्स है उसका वो हवाला देते हुए बता रहे हैं, और वो बाइबल को शेयर कर रहे हैं या उसके कोड को शेयर कर रहे हैं, या उसमें से वो अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल के भी वो बहुत करीब हैं या उसको बहुत समझते हैं। याद कीजिए ख्वाजा आसिफ वही हैं जो न्यूयॉर्क में गालिबन या वाशिंगटन DC में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, हम सेकुलर हैं। अगर इमरान खान आ गया तो वो बहुत बड़ा इस्लामिस्ट है, हम तो सेकुलर हैं। यहाँ पर भी वो थोड़ा सा अपना सेकुलर इमेज ही देने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आपको पता है कि जब रात में वो पानी शानी ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आती और फिर उनके सेकुलरिज्म साइड पर हो जाता है और कुछ और अंदर से निकलता है, फिर वो ट्वीट करते हैं, अगले दिन उन्हें डांट पड़ती है, फिर वो उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो ये नई उनकी भी एक ट्वीट सामने आई है।
फिर जो एक अमरीकी सहाफ़ी हैं जेरेमी, उन्होंने ड्रॉप साइट को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि ईरानी समझते हैं सदर ट्रंप असल में जहनी तौर पर बीमार हैं और वो जहनी तौर पर कमज़ोर और गैर मुस्तहकम हालत में हैं। ईरान ने अपनी मुज़ाकराती टीम में एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया है और वो इसलिए किया है कि उनको लगता है कि जो पैगामात ईरान वापस भेजता है वो एक ऐसे शख्स को भेज रहा है जो जहनी तौर पर फिट नहीं है। और उनका कहना यह है कि वो पहले उस सीनियर साइकोलॉजिस्ट को वो सारी तहरीर दिखाते हैं ताकि वो उस तहरीर को इस तरीके से मोल्ड कर दें कि जैसे किसी जहनी मरीज़ ने वो पढ़नी हो, ताकि वो जहनी मरीज़ जो है वो गलत किसी बात पर प्रवोक ना हो जाए या रिएक्ट ना कर दे। अब ये जाहिर है तमस्खर उड़ाने की बात ही है सदर ट्रंप की, और तो हमें इसमें से कोई बात समझ नहीं आती। अगर ईरान ने ऐसा किया भी है तो उन्हें ये बात जाहिर है बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो ये कर रहे हैं, या शायद मीडिया जो है ये जाहिर है सदर ट्रंप से बड़ा तंग भी है। ये भी वजह हो सकती है कि वो भी अब अपने मज़े ले रहे हैं इसमें रिपोर्टिंग करके। आगे बढ़ते हैं। ईरान से एक दफ़ा और, ये पहले भी 2 से 3 दफ़ा ये ऐलान हो चुके, न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े जो जरीदे और अखबारात हैं वो इसका ऐलान भी कर चुके। अब एक बार फिर ये ऐलान हुआ है ईरान की तरफ से, और वो ऐलान ये है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई, जिनको गालिबन 28 फरवरी को शहीद किया गया था, उनकी तदफीन अब करने का ऐलान किया गया है 4 और 5 जुलाई को। बुनियादी तौर पर उनकी तदफीन 9 जुलाई को होगी, लेकिन उसकी तकरीबात जो हैं वो 4 और 5 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। 4 और 5 जुलाई को मुल्क भर में अलविदाई तकरीबात और ताज़ीती इज्तमाआत होंगे। 6 जुलाई को तेहरान, जबकि 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा निकाला जाएगा और तदफीन अंजाम पाएगी। आयतुल्लाह अली खामेनाई की तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के पहलू में मशहद के अंदर उनको वहाँ पर दफनाया जाएगा। ये अब ईरान ने दोबारा एक स्केड्यूल जारी किया है। इससे पहले भी शेड्यूल जारी किया था, लेकिन बार बार जाहिर है हमलों के खतरे हैं, बार बार वो ये जो शेड्यूल जारी करते रहे या कम से कम मीडिया रिपोर्ट करता रहा है, वो तब्दील होता रहा है। ये एक दफ़ा फिर उनकी तदफीन का शेड्यूल जो है वो सामने आया है। अब ज़रा चलते हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के अंदर हो रहा है। अब खबर ये आई है कि मौलाना फजल रहमान से जब मुलाकात हुई थी सुहेल अफरीदी की, हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर हमला आवर हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर, और उन्होंने MPs का एक ग्रुप अपने साथ खड़ा किया हुआ है, और वो तमाम चीज़ें अली अमीन गंडापुर सुहेल अफरीदी के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो असल में उन्होंने खुद नहीं की थी। मसलन खुद उन्होंने बजट पास किया था, इमरान खान से मुलाकात किए बगैर किया था, फट से किया था, सरप्लस भी पास किया था, और हमारे कहने के बावजूद वो नहीं रुके थे सबके। अब वो सुहेल अफरीदी के ऊपर वही प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बजट पास नहीं करें, सरप्लस पास नहीं करें, बजट 3 महीने के लिए पास करें। तो इन हालात के अंदर सुहेल अफरीदी चले गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी DI खान से हैं, डेरा इस्माइल खान और अली अमीन गंडापुर भी, मतलब उनकी लोकल पॉलिटिकल राइवलरी है। अब सुहेल अफरीदी ने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये सहाफ़ी हैं हमाद हसन, वैसे तो ये भी नूनी सहाफ़ी हैं, ये जर्नैली सहाफ़ी हैं, आजकल तो जर्नैली इतने नहीं, नूनी सहाफ़ी ये ज़्यादा हैं। हमाद हसन PTV वगैरह में मेरे ख्याल नौकरी शौकरी भी इनको सरकार ने दी हुई थी। ये कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब ने सुहेल अफरीदी को तजवीज़ दी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में शिरकत भी यकीनी बनाएं और वफाक के साथ बजट के मामले पर पूरा तावन भी करें, मतलब जो पैसे मांग रहे हैं जर्नल्स वो उनको दे दें। लेकिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तावन भी किया, उसके बावजूद उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये हमाद हसन ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना की बात सुन के उन्होंने वो सब काम किए जो मौलाना ने उनको करने को कहे या जर्नल्स ने उनको करने को कहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई। फिर आगे मुजम्मल असलम साहब का बड़ा दावा यह है कि वज़ीर आज़म की तकरीर में सुहेल अफरीदी के सियासी मुतालबात का जिक्र भी था, लेकिन एडिट करके उसमें से निकाल दिया गया। मुजम्मल असलम साहब ये बात आज बता रहे हैं 2-3 दिन गुजरने के बाद। अच्छी बात तो ये होती कि आप भी बड़े समझदार हैं, सुहेल अफरीदी भी ज़ाहिर है समझदार हैं, जब मिलके निकले थे तो मीडिया से बातचीत कर लेते और कहते कि अभी हम वज़ीर आज़म से मिले हैं और ये मुतालबात हमने सामने रखे हैं। आपको अगर चौथे दिन याद आ रहा है तो फिर उन्होंने तो अपनी सियासत खेलनी है या जो भी करना है, और अगर उन्होंने आपको गूफ बनाया है तो फिर इससे तो आप साबित कर रहे हैं कि आप वाकई आपको बनाना चाहिए था। अगर वाकई आपने अंदर कोई मुतालबात सियासी किए थे तो निकलते ही बाहर आपको मीडिया को ब्रीफ करना चाहिए था। अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया उसको कोई और रंग दे देता तो एक लिखी हुई स्टेटमेंट आप बिल्कुल जारी करते और सुहेल अफरीदी जेब में रखते वो स्टेटमेंट, जब निकल रहे होते तो वो शहबाज शरीफ को देते वो स्टेटमेंट कि ये मैं अपना मीडिया ब्रीफ जो है वो जारी करने लगा हूँ, आप भी अपना जारी कर दीजिए। बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने कोई मुख्तलिफ चीज़ कर दी, जो मैंने बातें यहाँ की हैं वही मेरी मीडिया जो सर्कुलेशन है उसके अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप वाकई सीरियस होते मुजम्मल असलम साहब पाकिस्तानी कौम को बताने में कि आपने अंदर क्या सियासी मुतालबात किए हैं, तो आप उसी वक्त उसको जारी करते।
अब ज़रा जो एमपीएज हैं उनकी बात कर लें। फजल इलाही और दूसरे जो साथी एमपीएज हैं, उन्होंने अब कुरान करीम पर हल्फ लिया है और उसकी वीडियोस भी जारी कर रहे हैं, और वीडियोस जारी कर रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई तक किसी और चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और पूरी पूरी कुर्बानी देंगे। जाहिर है दूसरे लफ्ज़ों में वो सुहेल अफरीदी के लिए टफ टाइम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बजट जो है वो ये सारे रौले गौले के अंदर ही चले। मैंने आपको पहले दिन से बताया हुआ है कि सुहेल अफरीदी तब्दील नहीं होंगे, याद करें आप। मैंने आपको ये भी बताया कि ये सब फ्रॉड है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ग्रुप की तरफ से पिटीशन कर देना, 25 एमपीए, 30 एमपीएज, 35 एमपीएज, ये सब फ्रॉड है। वजह क्या है? वजह सुहेल अफरीदी के ऊपर मजीद प्रेशर डालना है और उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग भी देनी है कि आप जो मर्जी कर गुजरें, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में इतना उलझा के रखेंगे पीटीआई को। ये लड़ाई हो गई, इतने एमपीएज नहीं आए, उतने नहीं आए, इसके अंदर ही सरप्लस बजट भी पास करवाएंगे, जनरल्स इसके अंदर से ही पैसे भी लेंगे और अपना काम सीधा करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि सुहेल अफरीदी तब्दील नहीं होंगे। ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए मिलिट्री जर्नल्स कर रहे हैं। ये सारा जो फसाद बर्पा किया है, अली अमीन गंडापुर को भी पता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, ना उन्हें कोई बनाएगा इस टाइम, ना वो लार्जली एक्सेप्टेबल होंगे पीटीआई के लिए जब तक इमरान खान उन्हें इंडोर्स नहीं करते। ये सिर्फ जर्नल्स की एक प्लान बी है जो उन्होंने इस वक्त बजट को पास करवाने के लिए रचा रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बात कर लें हम कश्मीर की। रावलाकोट में मजीद फोर्सेस दाखिल की जा रही हैं। फोर्सेस की जानब से खौफ व हरास फैलाने के लिए वक्फे वक्फे से हवाई फायरिंग की जा रही है, जबकि दरेक के मकाम पर हज़ारों अफराद धरने के मकाम पर सफ़ेद परचम बुलंद किए हुए हैं। बच्चों और ख़वातीन को घरों में वापस भिजवा दिया गया है। रावलाकोट के अंदर बच्चे और ख़वातीन मौजूद हैं। ये ज़हन में रखिए कि पिछले 2 दिन में ख़वातीन और बच्चे भी काफ़ी बड़ी तादाद में आए। जो शायर हैं कश्मीर से, आप सबको पता है, फरहाद साहब, उन्होंने ट्वीट किया और ये बताया कि कितनी तादाद है रावलाकोट में ये कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर टोलियों में लोग हैं। एक धरने की जगह पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग मौजूद हैं। मतलब ये हज़ारों या लाखों की तादाद में रावलाकोट में पिछले चंद दिन से जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं और अपने घरों को वापस नहीं गए। बीबीसी भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि जो धरना या हड़ताल है जो कश्मीर एक्शन कमेटी की है, उसको भरपूर रिस्पॉन्ड किया है कश्मीरी अवाम ने और वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट हो रही है, फैसल अली शाह रिपोर्ट कर रहे हैं कि गांव में आधी रात को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद रास्ता भूलने की गर्ज से घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहाने बहाने से मालूमात हासिल कर रहे हैं। रियासती जबर के तनाजर में खौफ व हिरास और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के हरबे इख्तियार करते हुए नफसियाती दबाव पैदा किया जा रहा है। वो बता रहे हैं, एजे के न्यूज़ को वो साइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर से जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही हैं कि लोगों के घरों में जाके अब सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनकी मालूमात ले रहे हैं और जाते इस बहाने से हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं, लेकिन बाद में उनसे उनकी ज़ाती मालूमात पूछने के यहाँ कौन रहता है और कौन नहीं। फिर मुनीब फारूक ने, जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से एक बयानिया दिया है। वो कहते हैं कि जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उनके खिलाफ मुतवक्के क्रैकडाउन के खौफ से ख़वातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सामने लाया गया है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और घिनौनी हरकत है जिसका वाहद मकसद हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करना है। इसके सबूत मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स की सूरत में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास मौजूद हैं। मुनीब फारूक अब मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जो कश्मीर में इस वक्त ख़वातीन इस एहतजाज में शामिल हैं उनको कश्मीर एक्शन कमेटी वाले ढाल के तौर पर सामने लाए हैं और ये वो बहुत ही बेहुदा काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी में एक साबिक रिटायर्ड DIG पुलिस के सरदार फ़हीम अब्बासी, उनको आज रावलपिंडी में उनकी बहरिया टाउन की रहायशगाह से पुलिस ने थाने तलब किया और उनको वहीं पर बिठाए रखा और उनसे मुतअद्दिद सवाल जवाब किए गए। इतलात ये हैं कि ये जो साबिक रिटायर्ड DIG हैं सरदार फ़हीम अब्बासी, इन्होंने पिछले दिनों कश्मीर के इशू के ऊपर कुछ ऐसे बयानात दिए जो चौधरी साहब को पसंद नहीं आए। मतलब उन्होंने कश्मीर एक्शन कमेटी की भरपूर सपोर्ट की है और उनके जो मुतालबात हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि वो रिटायर्ड DIG हैं पुलिस के, इसलिए उनको पुलिस के ज़रिए से बुलाकर तो अब उनको थाने में बिठाया हुआ है। मतलब चौधरी साहब को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने कश्मीर एक्शन कमेटी के बारे में अपनी मुस्बत राय क्यों रखी है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो 5 जून को जारी हुआ था, आप सबको याद है। लेकिन अभी तक पूरे आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 8 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों की कितनी कम दिलचस्पी है, या उन सबको ये पता है कि ये इंतखाबात नहीं हो सकने।
उनको भी ये पता है कि इंतखाबात का ऐलान असल में ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी का धरना और हड़ताल है इसमें डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग इंतखाबी सरगर्मी में मसरूफ़ हो जाएं और उनकी तवज्जो सारी उस तरफ लग जाए और इस एहतजाज की तरफ लोग या ना सोचें या इसमें ना शामिल हों। लेकिन बाय एंड लार्ज कश्मीर की आवाम ने इन इंतखाबात की कॉल को तकरीबन रिजेक्ट किया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 8 लोगों के पूरे आज़ाद कश्मीर से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होना, ये बहुत ही हैरानी की बात है। ये मोहम्मद ज़ीशान अवान जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट का फ़ोन आया बरतानिया से, जो हमेशा से कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं बरतानिया में, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजम्मत की है जो कुछ कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ किया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद बता रहे हैं जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मामलात को डील किया जा रहा है, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया है। मुशाहिद हुसैन सैयद भी यही कह रहे हैं कि मामलात को अच्छे तरीके से आपको वहाँ डील करना चाहिए। जो बाहर बैठे हुए दोस्त हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं वो अब इसके ऊपर सख्त नाराज़ हैं और वो अपनी मजम्मत इसमें शामिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को होश के नाखुन लेने चाहिए और आज़ाद कश्मीर में इस तरह से मामलात को हैंडल नहीं करना चाहिए। फिर सरदार अमान, जिनकी बहुत शोला बयानी और तकरीर जो है वो पिछले दिनों सामने आई, उन्होंने मेरा ख्याल रीथिंक किया अपनी पॉलिसी को, या थोड़ी उन्हें समझ आई है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसी स्पीड पर जा रहे थे कि बहुत सारे कश्मीर के अंदर और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उनसे उसके बाद डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे। तो उन्हें अब समझ आई है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि आप पर भी जुल्म हो रहा है, हम पर भी जुल्म हो रहा है। जो इदारे आपके खिलाफ हैं वही हमारे खिलाफ हैं, जो मीडिया आपके खिलाफ है वही हमारे खिलाफ है। हमारी जंग इस अशराफिया से है, आओ मिलकर इन जालमों के खिलाफ अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं। सरदार अमान, ये अच्छा बयान है सरदार अमान साहब। जो पहले दिन जो रेस आपने पकड़ी थी वो कुछ ज़्यादा पकड़ ली थी, उससे शायबा ऐसे जा रहा था, मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर रहे थे, लेकिन चौधरी साहब ये बताएंगे कि आप इंडियन एजेंट हैं, और क्योंकि आप उसके अंदर ऐसी बातें कर रहे थे कि उनको मौका मिल जाएगा आपकी उन बातों को फिर फ्यूल के तौर पर यूज़ करने में। और आपकी जो गुफ्तशनीद थी उसके अंदर जो तशनगी थी, मैं समझ सकता हूँ वहाँ लाशें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी यही लीडरशिप का रोल होता है कि तमाम प्रेशर के अंदर भी उन्होंने अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त रखनी है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है ये ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, इसी पर रहिए, यही डायरेक्शन है आपकी कि आप पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद करें। पाकिस्तानी अवाम को आपकी बहुत ज़रूरत है और आपको पाकिस्तानी अवाम की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोलो फ्लाइट पे निकलेंगे तो फिर बहुत सारे लोग सवालात उठाएंगे कि आप असल में अपनी ताकत कहाँ से ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी कहता है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हड़ताल 5वें रोज़ में जारी हो गई, 5वें रोज़ में चली गई। हड़ताल जारी रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त मुतल्लिका कमेटी को अरसाल कर दी गई। वही जर्नल्स के टिपिकल तरीके, पहले इन पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे दर्ज करो, फिर इनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालो और ताकि ये मुल्क से बाहर ना निकल सकें। ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा है। अब आप कश्मीरियों के साथ ये करेंगे, मुझे नहीं पता कि वो उधर इंडिया की तरफ से फिर निकल के उधर जा सकेंगे बाहर दुनिया में या नहीं, या इंडिया उन्हें जाने देगा या नहीं। जिसका नाम आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे, बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर रहते हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया उनके लिए बॉर्डर खोल देगा कि आप इधर आ जाएं चुप करके, इधर से आप दिल्ली से उड़ के चले जाएं? तो ये कोई होश है आप में, कोई अकल है आप में, आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये आई डोंट नो। आगे चलते हैं। अगली खबर आपके लिए है कि रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और नफरत अंगेज़ बयानात पर मीरपुर के रहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अच्छा, आप कहेंगे ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए कि इमरान शेख आज़ाद कश्मीर में नहीं है, वो बरतानिया में है। शहजादों ने बरतानिया में बैठे बंदे के ऊपर बगावत और गद्दारी का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान में दर्ज कर दिया है। दफात वही हैं जो सब पर लगाई जाती, 506, 504, 505, 123A, 489Y। मुझे नहीं समझ 131 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो भी पक्की एक आपको पता सेक्शन लगाया जाता है गद्दारी और बगावत में। 123A, 124 भी मिस कर दी आपने, वो भी लगानी थी, क्योंकि सारे मुकदमों में आप लगाते हैं, वो आपकी एक टेक्स्ट बुक आपके मुकदमे हैं फौजी जर्नल्स के किसी के ऊपर करवाने के। और उन्होंने बरतानिया में अवामी इज्तिमा में रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन अमेज़ बयानात दिए हैं, इसलिए रियासत पाकिस्तान की साख को उन्होंने मजरूह किया है। मुकदमा रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाने, रियासती अदारों की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए नफरत अंगेज़ तकारीर करने पर दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुल्ज़म ने कौमी इदारों के सरबराहान के खिलाफ नामुनासिब और तौहीन अमेज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की है। पुलिस ने मुस्तनद शवाहद की बुनियाद पर मुकदमे का अंदराज करके बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मैंने कहा अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा,
बंदा बरतानिया में है, उसके खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान में गद्दारी और बगावत का तकरीर करने पर, बरतानिया में तकरीर करने पर। अब मेरी समझ से बाहर है, अगर उसने आप पर, आपने भी बरतानिया जाना होता है, वो अगर कह दे कि मेरे पर मुकदमा फलां बंदे ने करवाया और आप पर वो मुकदमा वापस बरतानिया में करवा दे, फिर आपका क्या बनेगा? मतलब फील्ड मार्शल साहब पर, मोहसिन नकवी पर या किसी पर, और वो कहे कि मुझ पर मुकदमा है और मुझे ये धमकियां दे रहे हैं ज़िंदगी की, तो फिर आपका क्या बनेगा? क्योंकि आपको तो बरतानिया बार बार जाना है। ठीक। अच्छा, अब आपको बताते हैं प्लान बी। अक्सर हम आपको ये कहते रहते हैं कि जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनका प्लान बी होता है। अब प्लान बी कैसे होता है वो आज आपको दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और समझने की खुद भी कोशिश करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि प्लान बी क्या होता है। सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है। मिशाल मलिक हैं, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। यासीन मलिक साहब जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं, इंडिया की जेल में कैद हैं, मकबूजा कश्मीर के वो हुर्रियत लीडर हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया के जुल्म सितम का शिकार हैं। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और उनकी ज़ौजा मिशाल मलिक और उनकी एक बेटी वो पाकिस्तान में रहती हैं और वो पाकिस्तान से ही हैं। उन्होंने शादी पाकिस्तान में कर रखी है। यासीन मलिक साहब ने, खुद वो वहाँ पर जेल में हैं। मिशाल मलिक साहब मिलिट्री जर्नल्स के ग्रुप के बहुत करीब हैं और पिछले दिनों आपको पता है उन्हें वज़ीर मशीर भी बनाया गया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई थी। निगरान सेटअप के अंदर वो वज़ीर मशीर भी थी। तो आप उन्हें पक्का पक्का जर्नैली असासा ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातचीत की है वो बिल्कुल ऐसी की है जैसे मिलिट्री जर्नल्स का उनसे कोई लेना देना ना हो। और फिर उन्होंने नून लीग के ऊपर भी डायरेक्ट तनकीद की है और कहा है कि नून लीग जो है, सुनिएगा जरा, नून लीग के सोशल मीडिया ने एक वक्त में पाक फौज और अदलिया के खिलाफ बयानिया चलाया। यही ट्रोल्स इस वक्त कश्मीरियों को नमक हराम कह रहे हैं, ये कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब खुद को कश्मीरी कहते हैं, आज कहाँ हैं, क्यों नहीं सुलह करवा रहे? तो अगर आप बातचीत सुनेंगे तो मिशाल मलिक साहबा की बातचीत बहुत सेन होगी, टू दी पॉइंट होगी, हकीकत पर मबनी होगी। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जर्नैली साजिश है जो इनकी बातचीत है। अब पहले इनका बयान सुने, आप देखिएगा कि जो भी इन्होंने कहा है वो बड़ा मंतकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हकीकत के करीब है। फिर मैं इसे जर्नैली प्लान क्यों कह रहा हूं वो आपको समझाता हूं या समझने की कोशिश करता हूं खुद भी। ये जरा पहले उनका बयान सुन लीजिए। जो पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया है, ये वही सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जो आप याद करें जिन्होंने एक टाइम पे हमारी पाक आर्मी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया, जिन्होंने हमारी जुडिशरी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया। यही वो ट्रोल्स हैं जो इस वक्त हमारे कश्मीरियों को कह रहे हैं नमक हराम और उनको कह रहे हैं कि आप लोग जो बेचारे हैं आप ये हर किस कबूल नहीं हम करेंगे। और हमारी जो मेमोरी है किसी पाकिस्तानी और कश्मीरी की इतनी कमजोर नहीं है, हम सबको पता है वो नारा। आज जब कश्मीर जल रहा है, जब गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं आपस में, तो आज नवाज शरीफ साहब आप कहते हैं आप कश्मीरी हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर आप सियासतदान भी हैं और आप एक कश्मीरी हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी लीडरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, खास तौर पे पीएमएलएन जो अपने आप का दावा करती है कि हम कश्मीरी हैं और हम 12 सीटों के ऊपर किसी सूरत नहीं करेंगे, तो आज क्यों नहीं आप वहां पे हैं रावला कोर्ट में? उनको क्यों नहीं आपस में सुलह करा रहे हैं? ये सियासतदान आजाद कश्मीर के भी और पाकिस्तान के ये फेल हो गए। सुन लिया आपने। उन्होंने बताया कि फलां भी कश्मीरी है, फलां भी कश्मीरी है, सारे रोल प्ले करें। किधर हैं आप, रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ वो तकरीबन खड़ी हो रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि नून लीग के जो ट्रोल्स हैं वो पहले गालियां देते थे फौज को, आज वो कश्मीरियों को भी गालियां देते। तो पूरी बात में आपको लगता ऐसा है कि वो नून लीग से भी नाराज़ हैं और जनरल से भी नाराज़ हैं। जाहिर है जब वो कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ खड़ी हैं तो फिर आप सोचेंगे कि ये तो इनके बारे में तो तासर है कि खुद जर्नल्स के बहुत करीब हैं, तो ये क्या हो गया? इसको प्लान बी कहते हैं जर्नल्स का। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो जर्नल्स पहले से ही अगली लीडरशिप जो है वो डेवलप करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा होना, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मिशाल मलिक साहब वही करती रहें जो वो पहले कर रही हैं, मतलब जो जर्नैली एक्टिविटीज़ हैं वही वो करती रहें, और कल को कश्मीर के अंदर, ये मेरे मुंह में खाक ऐसा कुछ ना हो, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कल को कश्मीर में खुदा न खास्ता ऐसा ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसमें जैसे पहले मुल्क के तूलो अर्ज़ में कत्ल गारत की गई, वहाँ भी खुदा न खास्ता कर दी जाती है और कश्मीर एक्शन कमेटी के मुतद्दद जो अकाबरीन हैं उनको जान से ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर भी तो कश्मीर में जाके किसी ने नारा लगाना है ना, जैसे जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, तो फिर भी तो किसी की ज़रूरत होगी ना कि उस टाइम जाके लोगों के जो जज्बात उभरे होंगे वहाँ खड़ा होकर कोई मुक्का बुलंद करके कहे कि इसका बदला मैं लूँगा या लूँगी, इस एक एक खून का बहने का बदला मैं लूँगी, आप मेरे पीछे खड़े हों। अब अगर कोई उस वक्त करेगा तो कौन मानेगा उसकी बात? अगर उनको उसके बारे में तासुर होगा ये तो जर्नैली किस्म का आदमी है या खातून है। तो फिर क्या किया जाता है कि वक्त से पहले लीडरशिप क्रिएट की जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि उस लीडरशिप का कोई इस्तेमाल भी हो, वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के लिए बहुत सारी वॉर गेमिंग की जाती है और उसके लिए चीज़ें तैयार करके रख ली जाती हैं। और जब फिर कोई आता है, जैसे दर्जी जो कपड़े सीता है ना,
जो समझदार दर्जी होते हैं उन्होंने कई ऐसे साइज़ जो ज़्यादा लोगों को पूरे आते हैं उसके वैसे भी कुछ कपड़े सी के रखे होते हैं। कोई इमरजेंसी में आए तो उनको बता देते हैं कि ये कपड़ा है, ये इसका रेट है, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, सिला हुआ उठा के उनको दे देते हैं। अब तो खैर आपको पता है कि सारे डिज़ाइनर्स क्लोथ और सब कुछ बना बनाया और स्टिच्ड मिल रहा है, लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। जूतों का भी यही मामला था, जो साइज़ ज़्यादा नॉर्मल थे उनके 2-2 4-4 जूते मोची बनाकर रखते थे पहले। ऐसे ही जो हमारे मिलिट्री जनरल्स हैं वो भी एडवांस में अपनी नर्सरी के अंदर कुछ लीडरशिप बना के रखते हैं, जो फिर मुश्किल वाक़े के अंदर, अब आप कहेंगे पीटीआई में भी ऐसे बंदे पैदा किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं। अभी कुछ को आप पहचान चुके हैं, कुछ को आप नहीं पहचान सके, और ना अभी आप पहचान सकेंगे क्योंकि उतनी दूर आप जा नहीं सकते। आप कहेंगे फिर आप किस मर्ज़ की दवा है, आप बोले। मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब दोनों तरफ बाल सफ़ेद हो गए हैं, जब बाल सफ़ेद नहीं थे तब मुझे लगता था कि सच पूरा बोल दो और फ़ौरन बोल दो। बाल सफ़ेद हुए हैं तो ये बात समझ आई कि सच बोलते हैं लेकिन वक्त पर बोलते हैं। कई दफ़ा वक्त से पहले सच बोल दें, तो जैसे गैलीलियो के साथ किया गया था कि उसने कहा था कि दुनिया गोल है और वो वक्त से पहले सच बोल बैठा था बेचारा, उसके साथ जो किया गया था वो आप सबको पता है। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारा सच आपके सामने अभी रख दूं कि किस किस को मिलिट्री जनरल्स ने अगली लीडरशिप के लिए पहले से तैयार कर रखा है, तो आप लोग मेरे बाल नोच देंगे इस वक्त, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा और आप कहेंगे कि असल में मैं जनरल्स का टाउट हूँ, जो उनके कहने पर बड़े ही इतने अच्छे लोग जो आपको इतने ज़्यादा पसंद हैं, आप उनको दिल में इतना एहतराम, जहनों में इतना एहतराम देते हैं, तो आपको उनसे मुतनफ़र करने के लिए मैं जर्नैली साजिश का हिस्सा हूँ। तो इसलिए मेरी आवाज़ बची रहे और वक्त पर आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, इसलिए अभी जैसे शेर अफजल मरवत साहब आपके सामने एक्सपोज हुए हैं और बहुत सारे लोग जिनके बारे में आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो सारे होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है कि बातिल ने एक्सपोज होना होता है। लेकिन मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो इस तरीके से प्लान बी क्रिएट